नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा केस एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट एसआई का कंटेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है नहीं, किताबें मार्केट में है नहीं, क्वेश्चन पेपर मार्केट में है नहीं, और प्रीवियस ईयर भी ऐसा कोई सिलेबस रहा नहीं है, कोई एग्जाम रहे नहीं है कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हों। फिर भी जो दूसरे स्टेट्स के द्वारा फॉरेस्ट रेंजर्स के या सिमिलर टाइप के जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को ढूंढ करके मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले आपको पता है आपको क्या करना है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। कुछ कथन आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, ये कथन गलत हो जाएगा। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। कश्मीरी महामृग, जिन्हें कश्मीरी स्टैग या हंगुल हिरण के नाम से भी जाना जाता है, वे कश्मीर के दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं कौन से? आपके कश्मीरी महामृग या हंगुल हिरण, ना कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तो कश्मीर में भी स्थित नहीं है। ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। यदि बात करें कश्मीर में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, किश्तवाड़, दाचीगम और सलीम अली। चलिए अगला कथन है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो देखिए, ये कथन भी गलत हो जाएगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। ये मणिपुर राज्य में नहीं, ये असम राज्य में स्थित है। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ओरांग है, नामेरी है, डिब्रू साइकोवा है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है और देहिंग पटकई है। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित नहीं है, बल्कि किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका असम राज्य में। चलिए अगला कथन है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि आपके ये तीनों कथन जो हैं गलत हो जाएंगे। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि सत्य हो। बात करें कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो यहां पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पाया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, साथ ही यहां पे खीर गंगा नेशनल पार्क है, जो हमारे प्रश्न में भी दिया हुआ है, खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां पर पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क। साथ ही सिंबलबारा नेशनल पार्क है। यहां पर इंदर किला नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले नेशनल पार्क यदि आपसे पूछे जाएं तो ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, पिन वैली, सिंबलवारा और इंदर किला नेशनल पार्क। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पाखल अभ्यारण्य केरल, पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, पलामू अभ्यारण्य झारखंड और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तराखंड। बात करें यदि पाखल अभ्यारण्य की, तो पाखल अभ्यारण्य केरल में नहीं पड़ता, बल्कि ये पड़ता है तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में। तो ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका तेलंगाना राज्य में। जबकि पेरियार अभ्यारण्य की बात करें तो आसान सा है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? ये है आपका केरल राज्य में स्थित। पलामू अभ्यारण्य आपका झारखंड में है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पलामू अभ्यारण्य झारखंड। जबकि बात करें यदि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की, तो ये हमारे उत्तराखंड में नहीं, बल्कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी पलामू अभ्यारण्य, जो कि स्थित है आपका झारखंड राज्य में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में, बिल्कुल। जंगली गधा अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका गुजरात राज्य में। जबकि बात करें अन्नामलाई अभ्यारण्य केरल, तो अन्नामलाई अभ्यारण्य केरल में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये स्थित है आपका तमिलनाडु में।
यदि बात करें केलामेरू पक्षी अभयारण्य की तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि जल्दापाड़ा पक्षी अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में। देखिए प्रश्न के उत्तर से ज्यादा जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं, ये सीधे रिपीट होने की उम्मीद है, लेकिन जो ऊपर नीचे के ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे भी तो प्रश्न बनकर के आ सकता है आपके सामने। तो आपको याद रखना है, पाखल अभयारण्य तेलंगाना में है, पेरियार अभयारण्य केरल में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है, केलामेरू पक्षी अभयारण्य आपका आंध्र प्रदेश में है और जल्दापाड़ा पक्षी अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है लवणोद्भिद वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए लवणोद्भिद वनस्पतियों की बात हो रही है, यानी हेलोफाइट्स की बात हो रही है, हेलोफाइट्स की बात हो रही है, समुद्र के नमकीन जल में पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात हो रही है, यानी ऐसे पादप जो लवण युक्त या नमकीन जल में पैदा होते हैं उन्हें लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। पहला कथन है इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है, यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। श्वसन मूल का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो गैसों का भी एक्सचेंज करें। देखिए जड़ों का काम क्या होता है, जड़ों का काम होता है पानी को एक्सचेंज करना, पानी को पहुंचाना या खनिज तत्व पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाना। लेकिन श्वसन मूल जो होती है वो पौधों के सांस लेने में भी मददगार होती है। तो ऐसी मूल जो सांस लेने में मददगार होती है या गैसों के एक्सचेंज में मददगार होती है, ऐसी जड़ों को श्वसन मूल के नाम से जाना जाता है और लवणोद्भिद वनस्पति में ये श्वसन मूल पाई जाती हैं। ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण यानी विविपोरस जर्मिनेशन पाया जाता है, ये भी ठीक है। अब विविपोरस जर्मिनेशन क्या होता है, विविपोरस जर्मिनेशन उस जर्मिनेशन को कहते हैं कि जो बीज है वो अपने पेरेंट पौधे से अलग नहीं हुआ है पर उस बीज का अंकुरण हो गया है, यानी पेरेंट पौधे पर उपस्थित होते हुए भी उस बीज का यदि अंकुरण हो जाए, मूल पौधे से अलग होने हुए बिना यदि अंकुरण हो जाए तो ऐसे अंकुरण जरायुज अंकुरण या विविपोरस जर्मिनेशन कहलाते हैं और लवणोद्भिद वनस्पति में विविपोरस जर्मिनेशन पाया जाता है। ऐसे पौधों में कार्यकीय शुष्कता या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है, ये कथन भी ठीक है। देखिए कार्यकीय शुष्कता या फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस क्या होती है, यानी कि मिट्टी में नमी मौजूद है लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल कारणों की वजह से पादप उस नमी का प्रयोग नहीं कर पा रहा। देखिए मिट्टी में यदि नमी मौजूद नहीं है तो वो मिट्टी की ड्राइनेस है, पर मिट्टी में नमी मौजूद है लेकिन पौधे यदि उस नमी का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो वो पौधों की फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहलाती है, ना कि मिट्टी की ड्राइनेस। तो लवणोद्भिद वनस्पति जो होती है उसमें फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है, ये कथन भी ठीक है। लेकिन ऐसे पौधे सहजीवी होते हैं, ये नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। लवणोद्भिद वनस्पति में सहजीवी होने का गुण नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा लवणोद्भिद वनस्पति या हेलोफाइट्स बहुत ज्यादा मात्रा में विश्व में नहीं पाए जाते। विश्व की कुल वनस्पति का केवल 2% के आसपास हेलोफाइट्स हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण परितंत्र है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मालवन समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बात करें यदि मालवन समुद्री अभयारण्य की तो मालवन समुद्री अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हजारीबाग अभयारण्य झारखंड, महावीर अभयारण्य गोवा, डंफा अभयारण्य मिजोरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हजारीबाग अभयारण्य झारखंड में ही स्थित है, महावीर अभयारण्य गोवा में स्थित है और डंफा अभयारण्य आपका मिजोरम में स्थित है, यानी कि सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। अब जब सभी सुमेलित हैं तो आपका उत्तर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं का तात्पर्य है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, यानी ये सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका जैव सुरक्षा से। कुछ तिथियां इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है, जैसे कि 29 जनवरी सन 2000, 29 जनवरी सन 2000 को क्या हुआ था, तो इस दिन ये पेरिस में यह प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ था, पेरिस में।
पेरिस में ये प्रस्ताव प्रस्तावित। तो ये प्रस्ताव पेरिस में रखा गया है 29 जनवरी सन 2000 को, जब इसे कह रहे हैं हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जबकि कार्टाजेना तो पड़ता है कोलंबिया देश में। तो इसका कारण यह है कि 15 मई सन 2000 को कार्टाजेना में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, कार्टाजेना में हस्ताक्षर हुए थे। इस वजह से इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और ये कार्टाजेना कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका कोलंबिया में, कोलंबिया में। अच्छा, ये न तो इस तिथि को लागू हुआ था और ना ही इस तिथि को। 29 जनवरी सन 2000 को पेरिस में प्रस्तावित, 15 मई सन 2000 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगर आपसे पूछ ले ये लागू कब हुआ, लागू ये कब हुआ, तो ये लागू हुआ है 11 सितंबर सन 2003 को। यानी तीनों अलग अलग तिथियां आपसे पूछे कार्टाजेना प्रोटोकॉल प्रस्तावित कब हुआ, तो 29 जनवरी सन 2000 को। हस्ताक्षर कब किए गए, 15 मई सन 2000 को। लागू कब हुआ, तो 11 सितंबर 2003 को। अगर आपसे पूछ ले भारत ने कब हस्ताक्षर किए, भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो ध्यान रखिएगा भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं 23 जनवरी सन 2003 में। यानी कि 2003 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और लागू कब हुआ है, तो 11 सितंबर 2003 को। और हस्ताक्षर इस पर किए कब गए हैं, तो 15 मई सन 2000 में। और ये पेरिस में प्रस्तावित कब किया गया, 29 जनवरी सन 2000 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तिथियां आपको याद रखनी है दोस्तों। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका जैव सुरक्षा से। चलिए अगला है, विश्व विरासत संधि किस वर्ष कार्यान्वित की गई। तो विश्व विरासत संधि किस वर्ष कार्यान्वित की गई है, तो ये कार्यान्वित की गई है दोस्तों 1972 में। 1972 में यह संधि लागू हुई। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो ध्यान रखिएगा भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं 18 अक्टूबर 1976 को। तो आपसे पूछ ले विश्व विरासत संधि कब लागू हुई, तो 1972 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो 18 अक्टूबर 1976 को भारत ने हस्ताक्षर इस पर किए हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया, 2008, 2006, 2013 या 2014। तो देखिए जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष कब घोषित किया गया, तो सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सन 2006। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं, तो एनालिडा, ऑर्थोपोडा, स्तनधारी, कार्टेडा। तो ये सभी जीवों के प्रकार हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूतल पर, जमीन पर किस प्रकार के जीव सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑर्थोपोडा, यानी ऑर्थोपोडा जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में फाकिम अभयारण्य स्थित है, तो यदि बात करें फाकिम अभयारण्य की, तो फाकिम अभयारण्य आपका स्थित है नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है आपका इंताकी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में। तो देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये स्थित है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जबकि कुगती वन्यजीव अभयारण्य आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हमारा बिल्कुल सुमेलित है। बात करें सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। बिहार में तो कौन सा है, वाल्मीकि। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में है आपका इंद्रावती
कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। कौन कौन से छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में आपके एक तो इंद्रावती है, कांगेर घाटी है और गुरु घासीदास है। चलिए अगला प्रश्न है, सागर तली में पाए जाने वाले पादप और प्राणियों को किस नाम से जानते हैं? देखिए सागर की तली में या जल की तली की बात पूछ रहा है वो, कि जो तल में पाए जाने वाले जीव हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको जानते हैं बेंथिन के नाम से। चलिए अगला है, जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की गई है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, टुंड्रा प्रदेशों को या टैगा प्रदेशों को? तो सर्वाधिक जैव विविधता जहां पाई जाती है, जैव विविधता का भंडार जिसे कहा जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए अगला देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? स्थित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा है, कूनो है, माधव है, पन्ना है, पेंच है, संजय है, सतपुड़ा है और वन विहार है। जबकि कर्नाटक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बनेरघट्टा हो जाएगा, कुद्रेमुख हो जाएगा, नागर होल हो जाएगा। सभी पर चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ जो है आपको घास के मैदान दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा घास का मैदान कहां स्थित है या कहां स्थित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो बात करें यदि सवाना की, तो सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरीज की बात करें तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। जबकि पुस्ताज की बात करें यदि हम, तो पुस्ताज हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। जबकि कैंटरबरी इंग्लैंड में नहीं बल्कि कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कैंपोज आपके अफ्रीका में नहीं पाए जाते, बल्कि कैंपोज कहां पाए जाते हैं? कैंपोज पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज आपके दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाए जाते, बल्कि स्टेपीज कहां पाए जाते हैं? तो स्टेपीज पाए जाते हैं आपके यूरेशिया में। और वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आपके उत्तरी अमेरिका में नहीं मिलते, वेल्ड कहां मिलते हैं? वेल्ड मिलते हैं आपके दक्षिणी अफ्रीका में। देखिए दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में आते हैं, तो सबसे पहले सवाना प्रकार के घास के मैदान तो मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा लानोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और आपसे पूछे लानोस कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में या कोलंबिया में, वेनेजुएला में या कोलंबिया में। अगर बात करें और कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो एक है आपका कैंपोज। और कैंपोज कहां पाया जाता है? कैंपोज पाया जाता है आपका ब्राजील देश में। इसके अलावा जो है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यदि हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका प्रेरीज। और प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरीज आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका पंपास,
और पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में, और ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा डाउन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें लिख लीजिएगा। डाउन्स आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड आपके पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। इसके अलावा कुछ और घास के मैदान हैं। एक आपका स्टेपीज है, ये आपके जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ही बात कर रहे हैं। ये मुख्यतः यूरोप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो सही होगा वो होगा यूरेशिया। पूरा का पूरा यूरेशिया जो है उसमें स्टेपीज आपको मिल जाएंगे। बात करें यदि कैंटबरी की, तो कैंटबरी आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और पुस्ताज आपके जो है हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज कहाँ मिलते हैं? पुस्ताज आपके हंगरी में मिलते हैं। देखिए, मुझे एक प्रश्न था जिसमें सत्य असत्य कथन की बात हो रही थी, और वहां पे दक्षिणी अमेरिका में पंपास प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, उस कथन को मैंने असत्य बता दिया था, क्योंकि वो मेरे माइंड में दक्षिणी अमेरिका की जगह दक्षिणी अफ्रीका जा रहा था। तो दक्षिणी अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड प्रकार के घास के मैदान। जबकि बात करें यदि दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं पंपास किस्म के घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और दक्षिणी अमेरिका में कौन से? पंपास किस्म के घास के मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, डोडो पक्षी जो अब विलुप्त हो चुका है, डोडो पक्षी जो अब विलुप्त हो चुका है वो किस राज्य में पाया जाता है? ब्राजील में, भारत में, पेरू में या मॉरिशस में? तो डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस में पाया जाता था, जो कि विलुप्त हो चुका है। आया हुआ प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। यदि देखिए बात करें वैश्विक स्तर पर कितना प्रति व्यक्ति कितना क्षेत्रफल पाया जाता है, तो यदि प्रति व्यक्ति की बात करें तो एक आदमी के हिस्से में 0.6 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल आएगा। तो प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल वैश्विक स्तर पर कितना हो जाएगा? तो 0.6 हेक्टेयर। चलिए अगला है, निम्न में से किस वायोम में अति लघु वर्धन काल माना जाता है? टुंड्रा में, मरुस्थल में, सागरी में या प्रबाल भित्ति वायु में? तो जो सबसे छोटा वर्धन काल, जीवन काल होता है वो होता है टुंड्रा बायोम का। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि टुंड्रा बायोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम या बिहार? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य। चलिए अगला है, किस मिट्टी में केशिका सबसे प्रभावशाली होती है? तो देखिए, किस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है? तो ध्यान रखिएगा, जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम किस मिट्टी की होती है? तो वो होती है आपकी काली मिट्टी की। यदि बात करें जल धारण क्षमता अधिकतम किसकी होती है? तो वो होती है काली मिट्टी की। यानी कि जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है काली मिट्टी में, जल धारण क्षमता अधिकतम होती है काली मिट्टी में, लेकिन केशिका किसकी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है? तो वो होती है चिकनी मिट्टी की। कैपिलरी एक्शन जो सबसे प्रभावशाली होता है वो चिकनी मिट्टी का होता है। चलिए अगला है, ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित हो जाती है, मृदा वतित होती है, मृदा अपर्दन होता है, या मृदा को नुकसान से संरक्षित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तर क्या होगा? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी मृदा का अपर्दन न हो यह प्रयास करना मृदा का संरक्षण कहलाता है। यानी मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, या उषा कोटी वन्यजीव अभयारण्य आपका उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहां स्थित हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, और ये कहां स्थित है, ये आपका कर्नाटक में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है। तो तंबाकू के उत्पादन में सबसे प्रमुख देश या सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा आपका चीन। चलिए अगला है, निम्न देश में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे। कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग की कर्मभूमि मैक्सिको। जन्मभूमि कौन सी है, जन्मभूमि यूएसए है। कर्मभूमि कौन सी है, तो कर्मभूमि मैक्सिको है। और मैक्सिको में ही पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मैक्सिको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थट्टेकाड़ पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है। तो थट्टेकाड़ पक्षी अभयारण्य आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यानी सबसे सुंदर, सबसे गर्म और बहुत ही हल्का ऊन माना जाता है, वह कहां पैदा होता है। आपसे पूछा जा रहा है वो कहां पैदा होता है, नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या बांग्लादेश में। तो ये जो है, ये ऊन आपकी चीन देश में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतार के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है। यानी एक तरफ आपके पेड़ लगे हुए हैं और इसके बीच में जो फसल उगाई जाती है, ऐसी फसल क्या कहलाती है, इसे कहते हैं आपके एले क्रॉपिंग। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया इन्हें अच्छे से पढ़िए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए, और यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।